आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। वो पढ़ाते समय एक बार क्लास में बताने लगे कि जब मोबाइल और टीवी का वैसा जमाना नहीं था तो खबरें कैसे माउथ टू माउथ चलती थीं, यानी सुन करके बोल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। कि एक बार का वाकया था, रमेश और सुरेश के बीच कस्बे के चौराहे पर झगड़ा हो गया। दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई। इस बात को जिसने देखा वो जब कुछ दूर जाकर उनके गांव के किसी आदमी से बोला, अरे पता है आपके यहाँ के रमेश सुरेश में तो आज बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ, बहुत गर्मा गर्मी हो गई। उस व्यक्ति ने जब अपने अगले गांव वाले को बताया तो उसने कहा कि आज तो रमेश सुरेश भिड़ गए चौराहे पर और सुरेश ने रमेश को जो पटक पटक के मारा। यह खबर जब उसने अगले गांव वाले को बताई जिसको इसने बताया था, वो जाकर के उससे बोला कि अरे रमेश ने सुरेश को बड़ा मारा, हाथ पैर तोड़ दिया, बेहोश कर दिया। यह बात जब गांव में पहुंची उसके, तो उस व्यक्ति ने गांव वालों को यह बताया कि अरे आज तो गजब हो गया, सुरेश ने रमेश को मारते मारते खत्म कर दिया। और वो कहते हुए ये कहते थे कि असल में जब कोई कहानी, कोई किस्सा जबान से कान के जरिए आगे बढ़ता चला जाता है तो उसका कोई भरोसा और यकीन नहीं रहता कि वो बीच में कितनी जगह पर कैसे कैसे बदल रहा है। आजकल ट्विटर और फेसबुक पर भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ जगहों पर वो वीडियोस चलती हैं कि एक टीचर अपने बच्चों को सिखाता समझाता है। वो उसके कान में कुछ बोलेगा धीरी आवाज में, फिर वो व्यक्ति अगले को बोलेगा, वो व्यक्ति अगले को बोलेगा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो बात बिल्कुल बदल चुकी होगी। तो वो टीचर ये बताता है कि देखो ये बात चली थी तो ऐसी थी और आखिर तक पहुंची तो कितनी बदल गई, अर्थ का अनर्थ हो गई। आज के दौर में टेलीविजन मीडिया आपके साथ यही कर रहा है। एक उदाहरण लेकर के आज की वीडियो में आया हूं और जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वो उदाहरण चुनावों से जुड़ा हुआ है, वो उदाहरण विपक्ष के सीट बंटवारे से जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों के गठबंधन में 26 से 28 दल अगर साथ में आए हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत स्वाभाविक बात है कि इन सब में आपसी मतभेद होंगे। ये लगातार एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते रहे होंगे। इनके सिद्धांत, इनके विचार, इनकी बातें कई जगह पर एक दूसरे से अलग भी दिखती रही होंगी। लेकिन अब जब उन्हें यह खतरा समझ में आ गया कि अगर साथ मिलकर के किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने से नहीं रोक पाए तो ये पार्टी अब ऐसे काम कर रही है कि ये चुनी हुई सरकार को गिरा देती है, अपनी सरकार बना लेती है, विधायक सांसद खरीद लेती है, पार्टी की पार्टी तोड़ लेती है, न बचे तो उसके बाद ईडी सीबीआई दिन रात काम पर लगे हुए हैं। ऐसे में सबको ये बात समझ में आ गई कि हमें अगर बचना है तो हमें एकजुट होना होगा। तो जब एकजुट होने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से आपस में टकराव होगा, तमाम तरह के मतभेद होंगे। उन टकरावों से लड़ने और रास्ता निकालने के लिए वो प्रतिबद्ध होंगे। अगर रास्ता निकाल पाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, टकराव बढ़ेगा तो मुश्किल आएगी इन सब के लिए। अब मीडिया इस बात को कैसे दिखा रहा है? मीडिया क्या कह रहा है? टूट गया गठबंधन, नहीं बनी केजरीवाल और कांग्रेस के बीच, टूट गया ममता बनर्जी और कांग्रेस का रिश्ता, बिखर गया बिहार में इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार ने अपने 5 उम्मीदवारों को घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश में अब कोई गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव ने 18-19 सीटों पर घोषणा कर दी और वो लोग चुनाव में लग गए, दक्षिण भारत में बिखर गया इंडिया गठबंधन। रोज मीडिया आपको ये खबर दिखाएगा और भीतर थोड़ा विवाद हो जाए, थोड़ा अगर तालमेल न बन पा रहा हो तो भीतर की छोटी सी खबर कि भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी दे दे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम हरियाणा और गुजरात में भी लड़ेंगे, तो मतभेद होगा। लेकिन दोनों में पटका पटकी और अभी ये सब नहीं हो रहा है। मीडिया दिखाएगी कि 3-4 राउंड पटका पटकी हो चुका है। आप जो गांव में बैठकर अपनी मोबाइल पर खबर देखते हैं, आपके गांव के बेडरूम में जो टीवी लगा हुआ है, एक बार सोचकर खोज कर मेरा एक कहना मानिएगा, पिछले 1 हफ्ते की मीडिया की खबरों का विश्लेषण कर लीजिए। अयोध्या, राम, पूरी बहस केवल उसी पर है। उस पर तो लगातार आपसे बातचीत कर ही रहा हूं, ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे सेट हुआ है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा खबरों का पूरा क्षेत्र होगा वो इंडिया गठबंधन के बिखरने, उनके भीतर झगड़ा हो जाने, गठबंधन टूट जाने,
सीट शेयरिंग में नेताओं के लड़ जाने के ऊपर ही होगा। वो टीवी चैनल जो आप देखते हैं वो ऐसे ही राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बनाने के काम में लगे हुए हैं, जो किस्सा भी आपको मैंने सुनाया। मीडिया कभी ये नहीं बताएगा कि ये दल अलग अलग हैं, चुनाव अलग अलग लड़ते रहे हैं, कई तरह के इनमें आपस के मतभेद भी हैं, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो हम सबका नुकसान होगा, तो साथ आए और देश को, संविधान को बचाने के लिए साथ आए। इस पर कभी मीडिया बात नहीं करेगा। मीडिया कभी आपको यह नहीं दिखाएगा कि जिस कांग्रेस पार्टी को लगता था कि वो अकेले बीजेपी को हरा लेगी, उसने लगातार अकेले चलने और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काम करने का पूरा राजनीतिक रवैया अख्तियार कर रखा था। वो कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इतनी बदली हुई है कि वो बैठकें कर रही है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। मीडिया आपको यह नहीं बताएगा। मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच विवाद इतना होने के बाद भी एक तालमेल बना हुआ है। अखिलेश यादव हर जगह ये बोलते हैं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो जाए तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इनको रोकेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं रोके तो बाकी जगह पे नहीं होगा। वो मीडिया कभी ये नहीं दिखाएगा कि नीतीश कुमार बहुत संयम के साथ चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करते जा रहे हैं। वो मीडिया आपको ये दिखाएगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं, अब गए एनडीए में कि तब गए। ये आप जो टीवी पे और अपने घर के मोबाइल पर देखते हैं ना, बहुत बच के सजग रह के इसको देखा करिए। वो टेलीविजन राई का पहाड़ बनाने और तिल का ताड़ बनाने का काम केवल विपक्ष के नेताओं के लिए कर रहा है। मतभेद होंगे भाई, स्वाभाविक हैं। वो राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे के खिलाफ राजनीति किए हैं। वो दोनों सब चाहेंगे कि उनका संगठन मजबूत हो, उनकी पार्टी मजबूत हो, इसलिए छोटे छोटे मतभेद आते रहेंगे। लेकिन उन मतभेदों को दिखाने वाला, पहाड़ बनाकर दिखाने वाला मीडिया कभी यह नहीं बताएगा कि उधर क्या हो रहा है, जिधर मुख्यमंत्री को उतार कर पद से विधायक बनाकर किनारे कर दिया गया, रुस्वा कर दिया गया, बेचारे आंसू ही बहाते रहे। कभी मीडिया पूछे ना कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। बोलते क्यों नहीं जनाब, देश को बताते क्यों नहीं। नितिन गडकरी अचानक चुप क्यों हो गए हैं? जब से द्वारिका वाला विवाद सामने आया उसके बाद से नितिन गडकरी पर क्यों एकदम खामोशी छाई हुई है? क्यों 5-5 कैबिनेट मंत्रियों और दर्जनों सांसदों को राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने भेज दिया गया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब कोई और बन गया? क्या चल रहा है अंदर? मीडिया इस पर बात कभी नहीं करेगा। मीडिया कभी बात नहीं करेगा कि 38 दलों का गठबंधन बनाकर आपने भी तो यह तालमेल किया था, तो राजभर तो 4 सीटें मांग रहे हैं, बिहार में भी, यूपी में बेचारे मंत्री नहीं बन पाए। क्यों ऐसा हो रहा है? अपने गठबंधन के बाकी दलों से बीजेपी का रवैया कैसा है? कौन नाराज चल रहा है? कहां कौन बिखर गया? इस पर आपको डिबेट ही नहीं मिलेगी टीवी पर। आप जो मोबाइल लिए ना उस पर खोज कर देखिएगा। यानी दूसरी तरफ से कोई खबर ही मीडिया में नहीं आती। और जो विपक्षी दल के लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रोज मीडिया दिखाएगा कि दिसंबर के मिड में जो बैठक हुई थी उसने तय किया था कि 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। आज देखो 6 जनवरी हो गया, ये नहीं सीट शेयरिंग हो पा रही है क्योंकि सब लड़ रहे हैं। अब गया गठबंधन, बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया। देखो ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी हमला कर रहे हैं। देखो समाजवादी पार्टी बसपा के खिलाफ बोल रही है। देखो जो है नीतीश कुमार अलग नाराज हैं। देखो केजरीवाल अब अलग गुजरात प्रचार करने चले गए। 3 दिन अब गुजरात में केजरीवाल प्रचार करेंगे, हरियाणा में प्रचार करेंगे। अब कांग्रेस और केजरीवाल में नहीं बनेगी। दक्षिण भारत में देखो वाईएसआर के राजशेखर की बेटी को शामिल कर लिया, अब वहां भी गठबंधन टूट जाएगा। रोज मीडिया आपको यह दिखा रही है। मीडिया कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटती। और झूठ कैसे आप तक पहुंचाया जा रहा है, इस बात को कैसे समझना है, एक उदाहरण फिर से दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो ये बात समझ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का एक वाकया है। साल 2017 का समय है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। मुलायम सिंह यादव और उनके पूरे परिवार में एक विवाद का माहौल आ गया था। एक कार्यक्रम होता है जिसमें सबको बुलाया गया था और उसमें विवाद सामने आ गया जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव में सामने से टकराव देखने को मिल गया। हालांकि वहाँ मीडिया अलाउ नहीं था, वहीं के कोई व्यक्ति एक मोबाइल पर वो बना लेते हैं और वो सब जगह वायरल हो जाता है। उनकी तरफ का क्या क्या हो जाए अंदर कमरे में कभी वायरल ही नहीं होगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। क्षेत्रीय दलों के खिलाफ सब दूरबीन लगाकर बैठे हैं, कैसे छवि खराब कर दें, कैसे इनके घर के विवाद को भी आपके सामने लाकर कहें कि सब खत्म, अब तो कोई इसमें बचा ही नहीं।
उस समय का एक वाकया है। अमित शाह ने एक रैली में बाकायदे ये बात कही कि हमारे पास लाखों व्हाट्सएप ग्रुप थे और यूपी इलेक्शन के समय हमने एक जगह झूठ बोला कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, और लाखों व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो खबर गांव गांव पहुंच गई। सबने ये मान लिया कि हां, बेटे ने बाप को थप्पड़ मार दिया। छवि खत्म हो गई। कुछ दिन बाद हमने कह दिया कि नहीं नहीं, वो फेक खबर थी, झूठ थी। लेकिन ये झूठ वाला मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में गांव गांव तक लाखों जगह से नहीं भेजा, तो जो झूठ था वो काम कर गया और हमें उसका राजनीतिक लाभ हुआ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो हाथ में मोबाइल लेकर सब तरह के वीडियोस देख करके सब पर यकीन कर लेते हैं, आपका यह इम्तिहान है कि विपक्ष के खिलाफ जो पूरा काम किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आसान बात मैं कह दूं, जितने तरह की सीट शेयरिंग का फार्मूला चल रहा है, यह विवाद बेहद स्वाभाविक है और इस विवाद में 3 फार्मूले निकाले गए हैं जिस पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। पहला फार्मूला यह है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जहां जहां उन्होंने 2019 के चुनाव में सीटें जीती हैं, वो उनके खाते में चली जाएं। अधिकांशतः, लगभग सारी, कहीं कहीं अपवाद हो तो बात अलग है। दूसरा फार्मूला यह निकाला है कि जिन जगहों पर जो दूसरे पायदान पर हैं और जीत हार का अंतर बहुत कम है, वो सीटें भी उनको दे दी जाएं। तीसरी रणनीति यह बनाई गई है कि बीजेपी के लोग तो एक ही रणनीति से काम करेंगे ना। मोदी जी का चेहरा, राष्ट्रवाद, कश्मीर, मंदिर बन गया, वहीं बन गया। आंख बंद करके जो कमल के निशान पर कैंडिडेट खड़ा हो जाए उसको मुहर लगाओ, उसके बटन दबाओ और उसको चुनाव जीत करके मोदी जी को मजबूत कर दो। बीजेपी इसी ग्राउंड पर चुनाव लड़ेगी। इसी की तैयारी अयोध्या में हो रही है, इसी की तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप, आईटी सेल, मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है। मीडिया इसीलिए बहस कर रहा है कि देखो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि अस्पताल चाहिए कि मंदिर चाहिए, और सब तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन नेता को अस्पताल बनवाने में रुचि लेनी चाहिए कि मंदिर बनवाने में, ये बात जनता भी नहीं समझ रही। मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने, गुरुद्वारा बनाने का काम उस धर्म के लोगों का है और जो लोग उसमें यकीन रखते हैं वो जाकर के उसको बनवाएं, उसमें पूजा करें, उसमें धार्मिक काम करें। संविधान उसको उनकी इजाजत देता है। नेता का काम अगर यह है कि वो एक नियम और कायदे के अनुसार, कानून और कोर्ट के अनुसार जो जहां काम हो रहा है उसको होने दे। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि नेता ऐसे जा रहे हैं कि ये काम हम करा रहे हैं, ये मंदिर हमने बनवाया, जनता यही मान रही। व्हाट्सएप ग्रुप में यही मैसेज जा रहा है। गांव गांव से तैयारियां हो रही हैं भाई कि चलो अयोध्या, एकदम माहौल, कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कोई मिट्टी लेकर के अयोध्या पहुंचने जा रहा है। ये एक चुनावी एजेंडा है। इस चुनावी एजेंडे से लड़ने के लिए क्या करेंगे? वो आपके नेताओं की छवि को खराब करेंगे। तो इंडिया गठबंधन ने अब ये रणनीति बनाई है कि हम सीटों का बंटवारा ऐसे करें, जैसे इन्होंने ये बात कह दी कि भाई देखो नीतीश कुमार, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं कि देखो नीतीश कुमार ने 5 अपने कैंडिडेट उतार दिए। और जबकि असली खबर ये है कि जैसे ललन सिंह है, ललन सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब वो खुद नीतीश कुमार हो गए। तो ललन सिंह जिस सीट से चुनाव जीत करके लोकसभा में एमपी हैं आज की तारीख में भी, उसी पर वो हुआ कि जाके आप वहां तैयारी करिए। ऐसे ही 3-4 नाम और हैं। इस बात से कैसे यह तय हो गया कि इंडिया गठबंधन टूट गया? लेकिन मीडिया इस खबर को आपको चला दिया होगा। अखिलेश यादव के यहां से खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने 18, 19, 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट लगभग फाइनल कर दिए। उनको कह दिया कि आप अपने अपने इलाके में इसकी तैयारी करिए। और इस बात को भी अब इस तरह से खबर की तरफ पेश कर दिया जाएगा कि देखिए, अभी गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ और इन्होंने भेज दिया अपने कैंडिडेट को। तो कन्नौज में अखिलेश यादव लड़ेंगे, मैनपुरी में डिंपल यादव लड़ेंगी, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा लड़ेंगे, गोरखपुर से काजल निषाद लड़ेंगी, नरेश उत्तम पटेल लड़ेंगे फतेहपुर से, एसपी सिंह लड़ेंगे। ये तो लगभग फाइनल चीज़ें। और कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं को ये संकेत तो करेगा ही कि जाइए आप अपने क्षेत्र में काम करिए, क्योंकि उनमें से अधिकांश सीटें वो हैं जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी जिसमें भारी है या जीत चुकी है। अब इसको मीडिया ऐसे पेश करेगा कि देखो, सपा ने गठबंधन धर्म को तोड़ दिया, नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म को तोड़ दिया।
केजरीवाल ने गठबंधन धर्म को तोड़ दिया। और इस तरह से इस पूरी खबर को ऐसे आपके सामने, उसी आपकी मोबाइल में, उसी आपके घर के टेलीविजन में, जो आप दिन भर मेहनत मजदूरी करके, अपनी नौकरी करके, अपना बिजनेस व्यापार करके, अपना काम करके, जब शाम को थक हार करके अपने घर में बैठकर मोबाइल चलाना शुरू करते हैं, टीवी देखना शुरू करते हैं, तो दो ही चीजें दिख रही हैं। उनकी सत्ता का गुणगान करता हुआ सांप्रदायिक एजेंडा, और विपक्ष कहां ध्वस्त हो गया, मिट्टी में मिल गया, लड़ गए, बर्बाद हो गए, इस पर प्राइम टाइम डिबेट। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जब खबरों को पढ़ें, खबरों को सुने, तो उसको बहुत आराम से समय लेकर, सोच विचार कर, तब उस पर निर्णय लें, तब उसको सही माने गलत माने। ये आपका इम्तिहान सबसे बड़ा है। इसलिए इस पूरी सीट शेयरिंग के उदाहरण से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि अंदर जो झगड़ा है वो स्वाभाविक है, वो कोई झगड़ा भी नहीं है। एक व्यवहारिक चुनौती देश के उन सभी विपक्षी दलों के सामने है कि अब तक उनकी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ रही। कई जगहों पर उनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी अलग है, उनके काम करने की शैली अलग है, उनकी अपनी जमीन अलग है, तो थोड़ी बहुत टकराहट तो होगी। चार बर्तन एक जगह होते हैं तो टकराते हैं। चारों बर्तन को एक जगह रख दिया जाए और एक बर्तन ऊपर से हावी हो तो वहां कोई आवाज नहीं आती। एक डंडा लाठी सबको पीट के चुप रहता है और बाहर कोई कैमरा अंदर लगा नहीं है, बाहर कोई खबर जाती नहीं, तो वहां से तो कोई खबर आएगी नहीं। और यहां की कोई खबर थोड़ी सी भी आ जाए, नकारात्मक आ जाए, तो आपकी मोबाइल और टीवी तक ऐसे पहुंच रही है कि कोई सीट बंटवारा अब नहीं होगा, बिखर गया, ध्वस्त हो गया, हार गया विपक्ष। कोई हारा नहीं है। यह झगड़ा बेहद स्वाभाविक है और झगड़ा होगा जब तक कि तय नहीं हो जाता। कोई साथी आएगा, कोई जाएगा। कोशिश इनकी रहेगी कि कोई जाए ना, सब आए। जैसे उत्तर प्रदेश है, अभी भी क्या उस पर तय हो गया क्या कि बसपा अलायंस में रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं तय हुआ ना, अभी तो इस पर बात चल रही है ना। तो सीट बंटवारा कैसे हो जाएगा? और इसको लेकर के रणनीति क्यों नहीं बनाई जाए? क्या अंदर अंदर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती जी के व्यक्ति के बीच में संवाद नहीं हो रहा होगा? क्या जयंत चौधरी आपस में और चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कोई बातचीत नहीं चल रही होगी? क्यों नहीं? इसकी गुंजाइश जब बची हुई है तो सीट शेयरिंग ऐसे होगी ना। मान लीजिए बसपा अगर नहीं आई तो यूपी की सीट शेयरिंग में 40 से 50 सीटें सपा मांगेगी और उसका हक बनता है, क्योंकि उसने विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे मजबूत विपक्षी दल है। तो कम से कम 15 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, कम से कम 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, कम से कम 5-7 सीटें ऐसी बचेंगी जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनके खाते में जाएंगे। चाहे वो अपना दल कमेरावादी हो, चाहे वो महान दल हो, चाहे वो पश्चिम में और तमाम दल हो। अगर बसपा भी इसमें शामिल होगी तो निश्चित रूप से देखिएगा बसपा की सीट डिमांड ज्यादा होगी। लगभग आसपास का सीट बंटवारा फिर 30-32 सीटों के आसपास का सपा को बनेगा, 30-32 सीटों के आसपास बसपा को मिलेगी, लगभग 8-10 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 8-10 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलेंगी। सीट का समीकरण बदल जाएगा। तो अभी जब तक ये तय नहीं है तब तक मीडिया आपको कैसे रोज ये दिखा रहा है कि बिखर गया इंडिया गठबंधन, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, 30 दिसंबर था आखिरी डेट, नहीं बना। उधर केजरीवाल अलग लड़ रहे, ममता बनर्जी अलग लड़ रही, बिखर गया, टूट गया। बचिएगा इससे, और बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं बचेंगे तो वही वाला किस्सा मैं फिर से दोहरा के जा रहा हूं। अमित शाह ने बाकायदे ये बात कही है, गूगल करके देख लीजिएगा। बेटे ने बाप को एक थप्पड़ मारा, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप से खबर गांव गांव पहुंच गई, लेकिन जब अगले दिन कहा झूठ है, ऐसा नहीं हुआ था, वो खबर कहीं नहीं गई। और आपने ये मान लिया कि जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। छवियों को राजनीति में गढ़ा जाता है और ध्वस्त किया जाता है। जो ताकतवर है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जिसके पास पूरी की पूरी मीडिया है, आईटी सेल है, आपके सामने अगर किसी नेता को गाली देना तो थोड़ी देर तो सोचिएगा जरूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा हो और गाली दे रहा हो। जाते आते चौधरी चरण सिंह का एक वाक्य आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जब तक ये मीडिया मुझे गाली दे तब तक मानना कि मैं तुम्हारे हक में खड़ा हूं, जब ये मेरी तारीफ करने लगे तो मान लेना कि मैं बिक गया हूं। सोचिएगा, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनने के पहले अगर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो समझिएगा
और सजग रह करके कोई धारणा बनाइएगा, कोई समझदारी बनाइएगा, इससे पहले कि वो समझदारी आपके खिलाफ न खड़ी हो जाए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल से जुड़े रहिए। घंटी की बटन जो बगल में बनी है, अगर वो नहीं दबाए हों तो इसे जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे देखिए। 10-15 मिनट समय निकाल कर देखेंगे तो ये जो कक्षा चल रही है मेरी नौकरी जाने के बाद, ये और मजबूत होती रहेगी, मैं मजबूत होता रहूँगा, आपको कुछ न कुछ लिखने, पढ़ने और बोलने को नया कुछ देता रहूँगा, इसका भरोसा है। तो अपने सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा इसी अपील के साथ। सजग रहिए, आंख कान सब खोले रखिए और कोई भी धारणा बनाने के पहले ठहर कर सोचिएगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।